अगर आपकी उम्र 15 से लेकर 40 है तो यकीन मानो ये वीडियो आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोस में से एक होगी। मैंने देखा है इंडिया में हर चीज की नॉलेज रखते हैं लोग, हर फील्ड की नॉलेज भले ही सबके पास रहती है, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज बहुत कम लोगों के पास होती है। और जो लोग फाइनेंशियल नॉलेज देते भी हैं तो वो सिर्फ कोर्स बेच कर देते हैं, वो भी हजारों रुपए का, या कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे होते हैं। लेकिन आज आप प्योर नॉलेज गेन करोगे और ये जो जानकारी जो आप इस वीडियो में जानोगे वे आपकी लाइफ बदल सकती है। अगर यह नॉलेज आपको हो तो आप बाकियों से आगे तो निकल ही जाओगे। पूरे वीडियो का एक ड्रामेटिक सा हिंट देता हूं मैं। आइंस्टाइन ने कहा था कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आइए थोड़ा सा फ्लैश डाल के शुरू से शुरू करते हैं। हम में से हर कोई पैसा कमाता है, राइट? कोई स्टूडेंट है जो अभी पढ़ रहा है, आगे जाके कमाए, और कई लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी कमा रहे हैं। अब आपके पास जो भी पैसा आ रहा है, मान लीजिए 1 रुपया आए, 1000 आए, 1 लाख आए या 1 करोड़ आए, पैसे को ठीक से रखना एक कला होती है, एक आर्ट होती है। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं होती है दोस्तों, पैसे को ठीक से रखना वो बड़ी बात होती है, और पैसे को ग्रो करना वो उससे भी बड़ी बात होती है। और चिंता मत करो, मुझे पता है आप जितने भी फाइनेंशियल वीडियो देखते होंगे ज्यादातर में गिमिक नॉलेज ही होती होगी कि ये कॉइन खरीद लो, वो खरीद लो, वे सब नहीं दोस्तों, बल्कि ऑथेंटिक नॉलेज होनी चाहिए हम सबको, बिना किसी गिमिकी चीज के, एक्चुअल टू दी बेस नॉलेज। तो जो भी पैसा इंसान कमाता है उसको रखने के कितने तरीके होते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक इंसान ने 10 लाख रुपए कमाया। पहला तरीका होता है कैश, राइट? 10 लाख कमाया, उसको घर में रख लो, कैश। दूसरा तरीका जो कि हमारे भारत के मेजॉरिटी लोग करते हैं वो है बैंक्स में एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी बैंक्स को पैसा देना। क्योंकि भारत में आज तक किसी सरकार ने बैंक को डूबने नहीं दिया है। मतलब बैंक डूबा है लेकिन उसकी रिकवरी करके, उसको मर्ज करके, कुछ ना कुछ करके बचा लिया गया है। तो बैंक में पैसा रखना यह दूसरा तरीका हो गया। और दोस्तों तीसरा है गोल्ड, यानी सोना। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए आए और आपने उसे सोने के रूप में खरीद लिया। सोने को करेंसी ऑफ द गॉड्स कहा जाता है दोस्तों। मतलब इस दुनिया में क्या कुछ नहीं डूब जाए, मान लो कि हर सेक्टर डूब जाए, सरकार गिर जाए, रियल एस्टेट गिर जाए, स्टॉक मार्केट गिर जाए, आफत ही क्यों ना आ जाए, प्रलय आ जाए, लेकिन सोने की वैल्यू तब भी होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोने को हजारों साल से यूज किया जाता है और सोना धरती पे बहुत ज्यादा लिमिटेड है। हाँ, वो अलग बात है कि कोई एस्टेरॉइड पे जाके ढेर सारे सोने की माइनिंग कर ले, तब सोना लिमिटेड नहीं रहेगा। खैर छोड़िए, वो दूसरी बात है। चौथा तरीका है पैसे रखने का, रियल एस्टेट। मान लीजिए आपके पास 30 से 40 लाख रुपए आए, उसका आपने कोई फ्लैट खरीद लिया, अपने पैसों को घर के रूप में बदल दिया। इसके बाद जो तरीका है पैसा रखने का वो है स्टॉक मार्केट। और आप कितना भी जाके हिस्टोरिकल एनालिसिस कर लो, आपको यह पता चलेगा कि इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है किसी के भी लिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से सबसे ज़्यादा पैसा बना है आज तक। तो आइए दोस्तों, मैं आज एकदम सिंपली समझाता हूँ बिना किसी कंफ्यूजन के। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि साल 2000 चल रहा है, ठीक है? आज से 24 साल पहले किसी के पास 10 लाख है उस टाइम इन्वेस्ट करने को, और उस इंसान ने कैश रख लिया अपने अलमारी में। तो आज 2024 में उस कैश की वैल्यू 10 लाख की 10 लाख ही रहेगी। अब बात करते हैं बैंक एफडी की। तो एवरेज बैंक रेट को ले तो अगर 24 साल तक वही पैसे बैंक में रखे रहते हैं और ठीक आज के दिन आप बैंक जाते और पूछते मेरे 24 साल पहले के 10 लाख की वैल्यू आज कितनी है, तो बैंक वाला कहता सर आपकी वैल्यू 40 लाख है। इसके बाद आती है रियल एस्टेट। देखिए दोस्तों, रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग थोड़ी कंफ्यूजिंग है क्योंकि वो लोकेशन पे डिपेंड करती है। गांव में ऐसे कई लैंड है जिनका उतना रेट नहीं बढ़ा है, अगर बढ़ा भी तो बहुत नॉमिनल। और अगर वहीं दिल्ली, मुंबई या फिर कोई मेट्रो सिटी में कोई लैंड लिया हो 24 साल पहले, तो आज वो 100, 200 या 250 गुना तक बढ़ गया होगा।
तो रियल एस्टेट की बात करें तो एवरेज किसी ने साल 2000 में 10 लाख रुपए लगाए होते तो आज वही 10 लाख 60 लाख रुपए बन गए होते, क्योंकि ओवरऑल रियल एस्टेट इकोनॉमी बहुत बड़ी है। अब बात करते हैं सोने की। वही 10 लाख का सोना अब 1 करोड़ का हो गया होता, क्योंकि सोने का जो वैल्यू है वो अक्सर बढ़ते ही रहता है, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए। और सोने का रेट ज्यादा देर तक रुका हुआ नहीं रहता है, ऊपर ही जाता है। लेकिन अगर वहीं भारत के इंडेक्स यानी निफ्टी 50 में किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो वही 10 लाख 1.5 करोड़ रुपए बन गए होते, यानी यहाँ पर पैसे लगभग 18 गुना मल्टीप्लाई हो गए हैं, वो भी 24 सालों में। लेकिन स्टॉक मार्केट एक बहुत ही गहरी चीज है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब एक आम इंसान अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो वो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को देखता है। यानी मान लो आज किसी ने इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया और 6 महीने बाद मार्केट थोड़ा डाउन हो गया, तो फिर लोगों को ये लगने लगता है कि अरे ये मेरी मेहनत का कमाया हुआ पैसा कहाँ जा रहा है, ये मार्केट तो डाउन हो गया, इससे अच्छा तो मैं बैंक में एफडी करा लेता। लेकिन बात यह है कि अगर वेल्थ बिल्ड करना है तो इंसान को शॉर्ट टर्म के बदले लॉन्ग टर्म सोचना होगा। ये सोचना होगा कि 20 साल बाद क्या होगा। हमें अगर वेल्थ ग्रो करनी है तो हमें नैरो फोकस छोड़ के ब्रॉड एंड लॉन्ग टर्म फोकस करना होगा। लास्ट 24 सालों में 2 बार मार्केट क्रैश हुआ है। साल 2008 इस मॉडर्न टाइम का सबसे भयंकर मार्केट क्रैश था, और दूसरा कोरोना वायरस पीरियड में। कोरोना में भी मार्केट क्रैश हुआ था। इन दोनों क्रैश के बाद भी शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में पैसा बढ़ा ही है। ये जो रिटर्न दिया है निफ्टी 50 ने, ये भारत की टॉप कंपनीज के रिटर्न है, यानी जो बड़ी कंपनीज होती हैं जिसके बड़े बड़े ऑफिसेस होते हैं उसने ये रिटर्न दिए हैं। लेकिन भारत सिर्फ बड़ी कंपनियों से नहीं चलता है, हजारों छोटी छोटी कंपनीज भी भारत को पावर दे रही हैं। जो स्मॉल कंपनीज होती हैं इंडिया में, उसका अगर हिस्टोरिकल डेटा देखें तो वो भी एक्सेप्शनल है। हम लोग साल 2000 से लेकर 2024 तक का कंपेयर किए थे, 24 सालों का लार्ज मार्केट कैपिटल के बारे में, क्योंकि स्मॉल मार्केट कैपिटल का डेटा 2004 से ही अवेलेबल है, तो हम लोग ठीक एकदम एग्जैक्टली 20 साल का देखते हैं। साल 2004 से लेकर साल 2024, तो सिर्फ 20 सालों में ही BSE स्मॉल कैप इंडेक्स जो 1000 के बेस वैल्यू से लॉन्च हुआ था, अब उसकी वैल्यू पता है कितनी है? 54,000 BSE स्मॉल कैप, यानी ये इंडेक्स 54 टाइम्स बढ़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वही इंसान जो 10 लाख कमाया था वो भारत के किसी छोटी मोटी कंपनीज में भी डाल के भूल जाता, और आज ठीक अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो इस समय अपना डीमैट अकाउंट चेक करता, तो वही 10 लाख 5 करोड़ 40 लाख में बदल गए होते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। मुझे लगता है जो इसके बारे में नहीं जानता वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। लोग बैंक्स में फंसे रहते हैं और उनको यह नहीं पता है कि देश के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने का बेनिफिट क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक्स खराब है दोस्तों। देखिए, बैंक्स का भी पर्पस होता है, हम जितना भी कमाते हैं उसका अच्छा खासा हिस्सा सेफ एसेट्स यानी बैंक्स, एफडी वगैरह में होना चाहिए, लेकिन कुछ पैसे शेयर मार्केट्स में भी लगने चाहिए, और वे भी सारे रिस्क को जानते हुए। और पास्ट डेटा का एनालिसिस ये कहता है कि स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगाने का रिस्क है वे ज्यादातर शॉर्ट टर्म में होता है। यानी आज किसी ने पैसा लगाया तो हो सकता है कि 1 साल बाद वह पैसा उतना ना बढ़े या फिर घट जाए मे बी, या 10 लाख का 9 लाख हो जाए मे बी। लेकिन जो एकदम पेशेंस वाले लोग होंगे, जो अपने आप को ऐसे पीरियड में कंट्रोल करके रह सकते हैं, वो बड़ा वेल्थ बनाते हैं। और देखिए, मैं किसी प्रोडक्ट्स या सर्विस का नाम नहीं ले सकता इस वीडियो में, और ना ही डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक है, क्योंकि ये एक जनरल एंड प्योर अवेयरनेस वीडियो है जो कि सबको होनी चाहिए। बात यह है कि जिसको ये जानकारी है वे बताते नहीं है कि सामने वाले की भी वेल्थ बन जाएगी, लेकिन ये एक बहुत छोटी सोच है। बात यह है कि अगर हर कोई इन्वेस्ट करने लगे तो इकोनॉमी और ऊपर चली जाएगी और सबको और फायदा होगा।
अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह आपको ध्यान से समझना होगा। आपको क्या लगता है, आप कहीं भी पैसा लगाओ, अगर वो आपको 7% इंटरेस्ट दे रहा है और एक दूसरी जगह जहां पे आपको 9% इंटरेस्ट मिल रहा है, दोनों में उतना अंतर नहीं होगा, राइट? क्योंकि 2% का ही तो फर्क है ना। लेकिन जब कंपाउंडिंग की बात आती है ना, तो एक्चुअल में बहुत फर्क होता है। तो देखो, अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि किसी ने 10 लाख लगाया 1 साल के लिए, तो बैंक के 7% के इंटरेस्ट के हिसाब से 1 साल बाद 70,000 बढ़ चुके होंगे, राइट? अब हम इसको बढ़ाते हैं और बढ़ाते बढ़ाते हम जाते हैं 25 साल बाद। तो 25 साल में आप देख सकते हो इन्वेस्टेड अमाउंट 10 लाख है, उसके ऊपर का ब्याज मिला हुआ है 44 लाख 25 सालों में। अब जो फंड वैल्यू है वो है 54 लाख, राइट? ये था 7% बैंक इंटरेस्ट वाला हिसाब। अब इंडियन स्टॉक मार्केट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में 10% का रिटर्न तो दे ही देती है एवरेजली। ये जितने इन्वेस्टर हैं उन सबको पता है। तो अब हम 10 लाख पे कैलकुलेट करते हैं, तो 10% के हिसाब से 1 साल में 1 लाख बढ़ा। तो अब हम जाते हैं 25 साल बाद और देखते हैं कि कितना फर्क पड़ता है 7% वाले के मुकाबले। तो यहाँ पर देखो, 25 साल बाद यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट है 98 लाख, यानी ओवरऑल फंड 1 करोड़ हो चुका है, जो कि पिछले वाले से ऑलमोस्ट डबल है। यहाँ पर परसेंट की बात करें तो 7 और 10 के बीच सिर्फ 3% का फर्क है, लेकिन अमाउंट के बीच में डबल का फर्क है। तो ऐसा नहीं है कि 7% कोई बैंक दे रहा है और 14% आपको कहीं मिलेगा तभी अमाउंट डबल होगा। ये ऐसे काम नहीं करता। एक परसेंट बहुत ह्यूज डिफरेंस ला सकता है। अब आपको ये समझाने के, तो 10 लाख पे 12% को देखते हैं, तो 1 साल में 1,20,000 बढ़ा। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट 25 साल बाद। तो देखो, यहाँ पर कॉर्पस बन गया 1.7 करोड़ का, ऑलमोस्टली 1.25 करोड़ के आसपास, और बढ़ाया कितना था? सिर्फ 2%। अब एक डीप चीज को समझते हैं। बैंक दे रहा था 7%, राइट? और अगर मान लो कि स्मॉल कंपनीज में किसी को 7% का डबल यानी 14% रिटर्न मिल रहा हो, तो 14 होता है 7 का डबल, राइट? लेकिन पैसे को अगर आप देखोगे तो देखो 1 साल में 1.4 लाख इतना बढ़ा। अब चलते हैं 25 साल बाद। अब आप देखो 2,65 लाख हो गया। तो 7% और 14% में इतना अंतर होता है। 7% पे कितना अमाउंट बना था वो देखो, और 14% पर कितना अमाउंट बना है वो देखो, यानी परसेंट डबल हो गया, 7 का 14। लेकिन मनी सिर्फ डबल नहीं हुआ बल्कि ह्यूज हो गया। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और इसलिए आइंस्टाइन ने कहा था कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और आम लोग इसे समझ ही नहीं पाते, 1% की वैल्यू कितनी होती है। और हम लोग तो बस 10, 12, 14% को देख रहे हैं। असल में पास्ट की बात करूँ तो कई लोगों ने 10 साल में या लॉन्ग टर्म में 15% से 19% तक का रिटर्न कमाया है। तो उनका कॉर्पस इतना हो जाता है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। कंपाउंडिंग इज ए मैजिक दोस्तों। अगर किसी को कंपाउंडिंग नहीं आती तो वो लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट चीज को मिस कर रहा है। अब यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बात आती है दोस्तों, कि आपने बहुत सारे लोगों या इन्फ्लुएंसर को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि इस स्टॉक को खरीद लो या उस स्टॉक को बेच दो। तो पहली बात, किसी के भी सिंगल स्टॉक रिकमेंडेशन को कभी मत मानिएगा जब तक कि आप अपना एनालिसिस खुद ना कर लो। और एक आम इंसान की बात करें तो किसी को उतना टाइम नहीं है जो जाके पता करे कि यह स्टॉक अच्छा है या वो स्टॉक अच्छा है। ज्यादातर लोग नहीं कर पाते ये सब। हाँ, कुछ 2% लोग जो कि स्टॉक में अल्ट्रा ह्यूज वेल्थ बना लेते हैं, जिनको 50% का CAGR मिल जाता है। जैसे कि टाइटन स्टॉक लास्ट 20 साल में 40% का CAGR दिया है। यानी आज से 20 साल पहले किसी ने इस स्टॉक में पैसा लगाया होता 10 लाख रुपए, तो आज 33 करोड़ बन गए होते। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी के वैल्यू के हिसाब से क्या वे और ग्रो करेगा या नहीं, यहीं पे लोग गलती करते हैं।
कि हाँ इसने इतना रिटर्न दिया था तो इसी में लगा लेते हैं क्योंकि ये तो आगे भी बढ़ेगा, राइट। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है दोस्तों, और कई लोग यही गलती करते हैं कि अभी कोई स्टॉक मान लो 10 रुपए का है तो उसी में एक ही इंसान ने 10 लाख रुपए लगा दी थे ये सोच के कि हाँ ये तो 5 साल में 1 करोड़ या 2 करोड़ देगा ही देगा। लेकिन ऐसा करने में ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। तो जब इतना सोच कर भी आप एकदम सटीक शेयर नहीं पिक कर सकते हो कि ये इतना रिटर्न देगा ही, तो फिर एंट्री होती है म्यूचुअल फंड्स की। आपने एड्स में म्यूचुअल फंड को प्रमोट करते हुए किसी ना किसी को जरूर देखा होगा। म्यूचुअल फंड सही है, वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड आपको गुड रिटर्न देते हैं, ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स, ना ही बैंक की तरह सुस्त रिटर्न, बल्कि ठीक ठाक रिटर्न। और म्यूचुअल फंड की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस पे पैसा लगाएं। लेकिन ओवरऑल मोटी मोटी बात करें तो 3 कैटेगरी होती है। फर्स्ट, पहला होता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, यानी ये म्यूचुअल फंड उन कंपनीज में पैसा लगाते हैं जो कि ऑलरेडी लार्ज है, जिनके बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, जैसे टाटा, एमआरएफ, ये सब में रिटर्न ठीक ठाक मिल जाते हैं और इसका वोलेटिलिटी कम होता है क्योंकि जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उनका रिटर्न थोड़ा स्टेबल होता है एंड बाय चांस मार्केट क्रैश जैसी सिचुएशन आ जाए तो ये ज्यादा नहीं गिरते बट रिटर्न्स भी उतना नहीं देते। एंड सेकंड आते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, यानी ये मीडियम साइज कंपनी में लगाते हैं जो कि अभी लार्ज नहीं है लेकिन इसमें बढ़ने का स्कोप होता है। ये म्यूचुअल फंड थोड़ा ज्यादा रिटर्न देते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से। और थर्ड पे आता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। आपको मैं फिर से बता दूं कि इंडिया में स्मॉल कंपनीज का बहुत बड़ा रोल है इकोनॉमी को बूस्ट करने में, और इन कंपनीज का जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है वे सबसे ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि ये सबसे ज्यादा वेल्थ बिल्ड करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्क यही है कि आज अगर कोई पैसा लगाया तो हो सकता है कि 1-2 साल में पैसा घट जाए मे बी, या उतना का उतना ही रह जाए। लेकिन पास्ट एनालिसिस में 10 साल से 20 साल में ये इतना वेल्थ देके गया है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो होते हैं या फिर ओवरऑल स्मॉल कैप कंपनीज की बात करें तो ये बड़े खिलाड़ियों के लिए हैं, बाजीगर टाइप, यानी स्ट्रॉन्ग हार्ट के लोग। यहाँ आपको हर चीज रियलिस्टिकली देखना है, ये नहीं कि ये एक गुफा में खजाने रखे जैसा है और आप इसको जाके पा ही लेंगे। इसमें समय लगता है, अगर आप समय देंगे तो यह आपको छप्पर फाड़ के पैसे देगा। ये जो आजकल लोग दिखाते हैं इंस्टा यूट्यूब पे कि एक दिन में ट्रेडिंग कर लो, लाखों रुपए एक दिन में कमा लोगे, इन सब में कभी मत पड़ना मेरे भाई। इतने सारे गुमराह करने वाले रील्स एंड वीडियो भरे हुए हैं कि आपको लगेगा कि इससे कितना अमीर बना जा सकता है। सिंपल भाषा में ट्रेडिंग का मतलब सुबह स्टॉक खरीदे और शाम को बेच दिए, और बाकी एक फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और सेबी की रिपोर्ट के हिसाब से 90% से ज्यादा लोग लॉस करते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म में ये गेम खेलते हैं। शॉर्ट टर्म में ये लोग लॉस करते जाते हैं और असल में पैसा वो बना के ले जाते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में पैसा लगाते हैं। कई सालों के लिए जो लोग लगाते हैं वे पैसा बना के निकल जाते हैं। देखिए, मेरा ओपिनियन है कि बैंक्स आपको बस सेफ्टी के नाम पे कम रिटर्न्स देके चली जाती है और आप बेवकूफ बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको यह भी जानने की जरूरत है कि सारा कमाया हुआ पैसा मार्केट में भी नहीं लगाना चाहिए। देखो, मैं अपनी बात करूं तो एक रूल है मेरा 60-40 का। अब 60-40 क्या होता है? मेरा 60% वेल्थ एसेट्स में है, यानी बैंक, एफडी वगैरह, लेकिन 40% स्टॉक मार्केट में है। यानी ऐसा नहीं है कि बैंक्स एकदम बेकार हैं, इंसान के पास सेफ पैसा भी होना चाहिए जो कि एक पीस ऑफ माइंड दे कि हाँ वो पैसा वहीं है, कहीं नहीं जा रहा है, रहेगा अकाउंट में ही। लेकिन कुछ पैसे शेयर मार्केट जैसे वेल्थ जनरेटर्स में भी होने चाहिए। और म्यूचुअल फंड्स की बात को देखें तो म्यूचुअल फंड जो होते हैं तो वो उस सर्विस को कहा जाता है जहां पर एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर रहता है और उसके पास सालों का एक्सपीरियंस होता है और वे बहुत सारे
सारे स्टॉक्स के बास्केट को खरीदता है। यानी ऐसा नहीं है कि वे सारे पैसे एक ही स्टॉक में लगा दिया हो, वे अपने रिसर्च के हिसाब से बहुत सारे स्टॉक में पैसे लगाता है और वही चीज एक फंड के रूप में रहती है। यानी किसी को अगर दिमाग पर प्रेशर नहीं देना है और एक्सपर्ट के हाथों में अपना पैसा देके पैसे ग्रो करवाना है तो वो म्यूचुअल फंड ले सकता है। किसी भी फैमिली में अगर फाइनेंशियल नॉलेज है तो समझ लो कि परिवार का आधे से ज्यादा काम हो गया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मैंने कम फाइनेंशियल नॉलेज वाले परिवार को देखा है, उनको बस बैंक्स और एफडी ही दिखाई देता है, उनको कंपाउंडिंग जैसे मैजिक के बारे में पता ही नहीं है और इस बात के मैजिक को नहीं जानते कि 7% कोई एसेट्स हमें दे रहा है रिटर्न और दूसरी तरफ 14% कोई दे रहा है। तो अगर एंड कॉर्पोरेट 7% वाले का 50 लाख होगा तो ऐसा नहीं है कि 14% वाले का डबल होगा यानी 1 करोड़ होगा 20 साल में। वैसा नहीं है, बल्कि बहुत फर्क है। ये 14% वाला मल्टीपल करोड़ में चला जाएगा। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख लिए हो तो आपको एक अच्छी खासी नॉलेज मिल गई होगी। इस फाइनेंस सीरीज के और पार्ट में लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलते हैं एक फाइनेंशियल वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।